नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। कोलाइड स्टेट में हम लोग लास्ट में डिसाइड कर रहे थे, गोल्डन नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब बात करते हैं लिक्विड्स इन सॉल्यूशन यानी जेल, ठोस में द्रव जेल। मानी हम पिछले लेक्चर में अपने बात की थी सॉल की, इसमें हम बात करते हैं जेल की। जेल का मतलब होता है कि इसमें जो एक अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? लिक्विड अवस्था है। साल के अतिरिक्त जेल और प्रयासी कोलाइडी विलयनों के महत्वपूर्ण तंत्र है। यह भी एक सिस्टम है। जब द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाय साल को स्कंदित किया जाता है तो अवक्षेपण हो जाता है, जिसकी प्रकृति कभी कभी जेलेटिन जैसी होती है, मानी कि जेल जैसा बन जाता है, जिसे प्रक्षेपित अवस्था सामान्यतः कठोर होती है। इसमें संपूर्ण द्रव समावेशित रहता है, इसे हम जेल कहते हैं। अतः ऐसे कोलाइड तंत्र जिसमें ठोस पदार्थ वितरण माध्यम और द्रव वितरित अवस्था के रूप में हो, उसे हम जेल कहते हैं। जैसे हमारे पास में सॉस आता है, जिलेटिन, उदाहरण के लिए जिलेटिन में 5% जलीय विलयन को ठंडा करने पर अधिठोस प्राप्त होता है। इसे जिलेटिन का जल में जेल, माने इस तरह होता है कि ये ठोस कण होते हैं और बीच बीच में लिक्विड भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं जेल, या इसको कहा जाता है कि जनरली ठोस में द्रव। तो ठोस में अगर कोई ठोसों में द्रव अगर भरा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं जेल। तो जेल का क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? जेल में द्रव प्रवस्था ठोस में वितरित होती है। इसमें निम्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जिसकी प्रकृति अकार्बनिक और कार्बनिक हो सकती है, जो इसके रासायनिक संगठन के अनुसार होती है। जेल में उपस्थित ठोस कणों की प्रकृति कोलाइड और बड़े कणों जैसी भी हो सकती है, मानी कोलाइड भी हो सकती है और बड़े कण जैसी भी हो सकती है, मानी माइक्रोमोलिक्यूल्स की तरह भी हो सकती है। जेल में उपस्थित द्रव पानी, एल्कोहल, बेंजीन में बनाने पर जेलों को क्रमशः, अगर पानी में बन रहा है तो हाइड्रोसोल, एल्कोहल में बन रहा है तो एल्कोसोल, और बेंजीन में बन रहा है तो बेंजोसोल। यदि द्रव की प्रकृति अकार्बनिक है तो उसे अकार्बनिक जेल कहते हैं। अगर कार्बनिक है तो कार्बनिक जेल और अकार्बनिक है तो अकार्बनिक जेल। विभिन्न जेलों को उसकी असमान यांत्रिक गुणों के कारण प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और उत्क्रमणीय जेल भी कहते हैं। वो प्रत्यास्थ भी हो सकता है अगर उसकी इलेस्टिसिटी प्रॉपर्टी है तो प्रत्यास्थ है, वो नॉन इलेस्टिसिटी प्रॉपर्टी है तो अप्रत्यास्थ है, और उत्क्रमणीय मानी वो चेंज भी हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके आधार पर भी इसको हम अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले बात की जाती है प्रत्यास्थ जेल। जेलों को प्रत्यास्थ और उष्मा उत्क्रमणीय जेल भी कहते हैं। ये उष्मा के प्रभाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं। उष्मा जो ठोस एवं द्रव से मिलाकर गर्म करने पर, ठंडा करने पर प्राप्त होते हैं, जिसे अगर का, जेलेटिन का। इसके प्रत्यास्थता का गुण होता है थोड़ा सा बल लगाने पर मूल प्रकृति बदल देते हैं और बल हटाने पर पुनः पहले वाली प्रकृति में आ जाते हैं। इसके अणु परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं, जो इन प्रायणिक अवस्था मानी दूरी सिरों पर मध्य कार्य करते हैं। अप्रत्यास्थ क्या होते हैं? ये कठोर जेल भी कहते हैं इनको। इसमें रासायनिक बंध द्वारा एक जाल सा बन जाता है, ये दृढ़ संरचना को निर्मित करते हैं। इसमें सिलिका जेल प्रमुख है। इसमें ठंडा करने पर कांच के समान ठोस और पाउडर बन जाते हैं। उत्क्रमणी जेल, या जिसको क्या कि वापस अपनी इस प्रकार की जेल को गर्म करने पर तथा हिलाने पर द्रव अवस्था में और ठंडा करने पर अर्ध ठोस अवस्था, ठोस तो यानी अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इसका ठोस ढांचा इतना मजबूत होता है कि हिलाने पर या गर्म करने मात्र से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे कैंचुर जोल भी कहते हैं। कैंचुर जोल की जब पानी को धीरे धीरे मिलाया जाता है तो जाए तो पतला पेस्ट बनता है, ये मिश्रण नहीं बनता है। यदि इस विलयन को तेजी से लाया जाए तो बहने लगता है। ये उच्च बॉल को माने ये पॉलीमर की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार के अणु परस्पर दुर्बल आकर्षण बल के बंधे रहते हैं। वस्तुतः जेल शब्द उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी भौतिक अवस्था ठोस और द्रव अवस्था के मध्य हो, माने कि भौतिक और द्रव बीच में हो, लेकिन उसकी कुछ शर्तें क्या है? ये एक प्रकार की चिपके हुए कोलाइडी तंत्र है जो जुड़े हुए हैं, जिनमें कम से कम दो अवयव होते हैं। दो अवयव एक जो होते हैं जेली कारक और एक ध्रुव। एक तो जेली के रूप में जो जेली कारक और एक द्रव के रूप में होता है। एक यांत्रिक गुण भी इनमें देखने को मिलता है। जेल ऐसे होते हैं कि द्रव के हट जाने पर सुटुट जाते हैं और द्रव के संपर्क में आने पर फूल जाते हैं। ऐसे जेल को जीरो जेल भी कहते हैं। जीरो जेल का मतलब हो गया जो जल के द्वारा कर रहे हैं। जेलेटिन है, स्टार्च है, चमड़ा है आदि इसके एग्जाम्पल हैं। इसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। जेल बनाने की क्या क्या विधियां हो सकती है? तो जेल बनाने के स्कंदन या विलेयता घटाने से के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अनेक जेल इसी द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जैसे सैलिसिलिक एसिड का कोलाइडी विलयन उच्च सांद्रण के रूप में जेल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। सांद्र विलयनों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जब बेरियम थायोसाइनेट के सांद्र विलयन को मैग्नीशियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट की एक जेल प्राप्त हो जाता है।
कोलेडी विलयन को ठंडा करके अगर जिलेटिन साबुन आदि को जल से गर्म करने पर विलय हो जाता है। इस प्रकार के विलयन को ठंडा किया जाता है तो भी जेल प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ये जैसे सैलिसिलिक एसिड है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये किसका बनता है, सिलिका जेल बन जाता है। तो ये अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा हम जेल को बना सकते हैं। विलायक परिवर्तन करने के द्वारा, मेथड वही है जो सोल के बनाने के, वो जेल बनाने के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो विलायकों के द्वारा कैल्शियम एसीटेट जेल को इस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। जब कैल्शियम एसीटेट के जलीय विलयन में एल्कोहल मिलाया जाए तो संपूर्ण कैल्शियम एसीटेट एल्कोहल में चला जाता है और जेल बन जाता है। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, जेल को फूलना और सिकुड़ना, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जेल फैल भी जाएगा, सिकुड़ भी जाएगा। द्रव स्नेही जलयनों का प्रमुख गुण है इसके द्वारा विलय का अवशोषण करके आयतन में वृद्धि करना, अर्थात जब इन जेलों को विलयकों में रखा जाता है तो निश्चित मात्रा में एक विलय का अवशोषण करके फूल जाते हैं और कुछ जेल अपने आप पड़े रहने पर संकुचित हो जाता है। इससे भरा हुआ द्रव अपने आप बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि आंसुओं की बूंदे निकल रही है, जैसे मतलब ड्रॉप्स ड्रॉप। इन गुणों को संकोचन या इसको रुंदन भी कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ रो रहा हो इसलिए रुंदन भी कहते हैं। संकुचन शैली कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक सांद्रता होगी उतना अधिक संकोचन होगा, उतना अधिक द्रव बाहर आएगा। रक्त का थक्का इसी कारण से बनता है। जब हमारे कहीं लग जाती है, थोड़ी देर ब्लड बहता है और थोड़ी देर बाद में पता लगता है कि हमारा तो बिल्कुल बंद हो गया, तो बंद होने का मतलब है कि जेल का फैलना और सिकुड़ना वाली जो प्रॉपर्टी है उसी कारण से ऐसा देखने को मिलता है। विद्युत की चालकता देखने को मिलती है। जब एक साल को जेल में परिवर्तित किया जाता है तो उसको विद्युत चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये अवस्था परिवर्तन है। अपवाही गुण, बहने की प्रॉपर्टी होती है। जेल में दृढ़ता, तननता, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता के गुण पाए जाते हैं। ये ठोसों के अभिलक्षण गुण है। जिस ठोस में जो होता है वो भी इसमें देखने को मिलता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ये जो ध्रुवणता, जिसको पोलराइजेशन, प्रकाश की ध्रुवणता जैसे होती है वैसे जेल में भी ये गुण दिखाती है। प्रत्यास्थता, अनेक ठोस की भांति जेल में भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। यदि किसी जेल में डब्ल्यू बाहर लगाया जाए, मैंने बाहर लगा कर उसको निकाला, तो ये निकाला जैसा प्रत्यास्थता गुणांक भी गणना की जा सकती है। अंत शोषण की प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है। जब कोई जीरो जेल जो कि जेल है ऐसे द्रव के संपर्क में रखा जाए कि उसका विलयन कर सकता है तो जीरो जेल बहुत अधिक फूल जाता है, जिसके आयतन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है, जेली कारक के अणु और द्रव अणु के मध्य में बने हुए बंध की संख्या। जेली कारक अणु के बहने की गति मानी बंध की प्रबलता, बॉन्ड कैसा है उनके बीच में, बंधों की संख्या, प्रबलता जितनी अधिक होगी आयतन भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए समविभु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है जीरो जेल के मध्य अंतराणविक बल प्रबलता होने से द्रव के साथ बंध नहीं बना पाते। इस कारण से समविभु बिंदु पर प्रोटीन जीरो जेल के आयतन में वृद्धि न्यूनतम होती है। इस प्रकार की जलयोजन किया जाए तो अंतः शोषण कहते हैं। माने ये अंदर इस कोलेडो में जल के प्रति प्रबल आकर्षण होता है जिससे अधिक दाब के विरुद्ध ये अंतः शोषण होता रहता है। अतः वह दाब जो जल स्नेही कोलेडों के लिए अंतः शोषण द्वारा फूलने को रोकता है उसे अंतः शोषण दाब कहते हैं। यह दाब प्राशन दाब से काफी अधिक होता है। कंपनोप्रति माने कि कंपन स्पंज जैसा हो जाता है। कुछ जेल अर्धठोस होते हैं जिसे हिलाने पर साल बन जाते हैं, अतः ये उत्क्रमणीय साल जेल परिवर्तन कंपनोवर्ती होता है। आयरन ऑक्साइड जेल, सिल्वर ऑक्साइड जेल इसके उदाहरण है। सामान्यतः कोलेडी विलयनों में किसी विद्युत अपघट्य की निश्चित मात्रा मिलाकर कंपनोवर्ती जेल बनाया जा सकता है। जेल की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताई। जैसे हनीकॉम्बो ने 1900 में बताया कि जेल की संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ऐसा लगता है कि इसको बस्तली सिद्धांत भी कहते हैं कि जेलेटिन जेल की फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा कठोर किया जा सकता है और इसको इस प्रकार की संरचना प्राप्त कर सकते हैं। विलायकन सिद्धांत, ये तो विलय की तरह काम करते हैं। मार्टिन फिशर के अनुसार जेल की जो डी घटक मानी दो तंत्रों से मिलकर बना होता है जिसमें एक घटक विलय द्रव विलय है, दूसरा ठोस विलायक है। जो जेल में एक्सरे के द्वारा अगर इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो जल के फूलने के दौरान एक्स किरण स्पेक्ट्रम में कोई अंतर नहीं आता है। मानी जल उसमें भरा हुआ या जल बाहर निकल गया तो भी कोई, क्योंकि ये हार्ड बॉडी को ही एक्सरे रीड करता है। वान वर्मन के सिद्धांत के अनुसार जेल में प्रकाशीय विद्युत अध्ययन पर आधारित है जिसमें हाइड्रेट स्ट्रोनिशियम सल्फेट को बारीक क्रिस्टलीय सुइयों के बंडल होते हैं। प्रत्येक बंडल में बारीक से क्रिस्टलीय सुइयां फैला करके अन्य बंडल की सुइयों के साथ जुड़ जाती है। अलग अलग प्रकार की जेल माने कि अलग अलग सुई की जैसे एक के ऊपर एक जुड़े हुए रहते हैं।
विभिन्न जेलों में इन संरचनाओं को 3 प्रकार बांट सकता है, अस्थायी संरचना, मित स्थायी और स्थायी। तो अस्थायी तो ग्रेफाइट में होती है, जो कि एक के परत दूसरे पे फिसल जाती है। मित स्थायी होते हैं जो प्रोटीन जेलेटिन होता है। स्थायी होती है जिसमें सांद्र सैलिसिलिक अम्ल के जो क्रॉस बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है, और स्थायी जेल है। एप्लीकेशन क्या है इसका? सिलिका जेल की अनेक औद्योगिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, प्रयोगशालाओं में यूज होता है। H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन के संपर्क विधि में कॉन्टेक्ट मेथड जो होता है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन और अगार के निर्मित जेल में प्रयोगशाला में द्रव जंक्शन बनाने में काम लिया जाता है। गैसीय एल्कोहल मुक्त जेल जिसे एल्कोहल कैल्शियम एसीटेट द्वारा निर्मित होता है, स्टोव में ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं, मैंने ईंधन के रूप में। सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में जेल, जिसमें जिलेटिन का जो एक मीडियम के रूप में, कल्चर मीडियम के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्रुव में द्रव प्रयास, लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड लिक्विड में मिक्स है तो इसको बोलते हैं इमल्सन। जो दो अमिश्रणीय द्रव जिसे तेल और पानी को मिलाकर हिलाया जाता है तो एक दूसरे के अंदर विलोपित हो जाते हैं, और इसको कहते हैं, इस प्रकार बने हुए तंत्रों को हम कहते हैं पाइस, इमल्स। पाइस ऐसे कोलाइडी विलियन को कहते हैं जिसमें वितरित प्रवस्था और वितरण माध्यम दोनों एक द्रव अवस्था में होते हैं। इस पाइस के विरोधी के प्रभाव में बड़ा सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखी जाए तो अलग अलग हमें ये दिखाई देते हैं। जिस द्रव में सांद्रता उच्च होती है वो वितरण माध्यम का कार्य करते हैं। जैसे दूध एक ऐसा पाइस है जिसमें द्रव वसा पानी से वितरित होती है, जबकि मछली का तेल जलीय पाइस में पानी के तेल में वितरित होता है। तो पाइसीकरण बोलते हैं इसको। तो पाइसीकारक ये ध्रुवण मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं पाइसीकरण। क्या कहा जाता है? पाइसीकरण। तो पाइसों के प्रकार क्या, टाइप ऑफ इमल्सन क्या है? जो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे तेल का पानी में पाइस, इसमें प्रक्षिप्त अवस्था तेल, प्रक्षेपण माध्यम पानी होता है, जैसे दूध और कोल्ड क्रीम जितनी भी है। पानी का तेल में पाइस, इसमें प्रक्षेपित अवस्था पानी और प्रक्षेपण माध्यम तेल होता है, जैसे मक्खन है, आइसक्रीम है दी। कोई पाइस तेल में पानी या पानी में तेल, इसे ज्ञात करने की 3 विधियां, सूचक विधि, चालकता विधि, तनुता विधि। सूचक विधि में पाइस को ऐसे रंजक मिलाने पर तेल में घुल जाता है। अब यदि विलयन रंगीन हो जाए तो तेल में जल होगा, क्योंकि उसका मुख्य भाग तेल है, और रंजक घुलकर रंगीन हो जाएगा। चालकता, पानी में तेल की पाइस्को विद्युत चालकता अधिक होती है, अतः तेल में जल पाइस्को की चालकता कम होती है। तनुता, यदि पाइस में जल मिलाने पर सतह पृथक न हो तो उसका तात्पर्य यह है कि जल में तेल है। इसके विपरीत यदि जल मिलाने पर सतह पृथक हो जाए तो यानी पाइस है कि पाइस तेल में जल है। तो ये इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे जल में तेल, अब तेल में जल, 2 अलग अलग सिस्टम हो गए। ये जल में जल ज्यादा है, तेल कम है, यहाँ पर तेल ज्यादा है, जल कम है। तो पाइस बनाने की विधि क्या होगी? सामान्यतः पाइस अस्थायी होते हैं। स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है जिसके कारण वो स्थायी हो जाते हैं। इसे पाइसी कारक कहते हैं, या पाइसीकरण अभिकर्मक कहते हैं। या पाइसीकरण के मध्य इन द्रवों को क्या करते हैं, टूटने से रोकते हैं। इससे वे द्रव के पृष्ठ तनाव पाइसीकरण से अधिक हो जाता है, अतः आंतरिक सतह बदलता है, जबकि वह द्रव के पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसे बाहरी सतह निर्मित करता है। सोडियम युक्त साबुन, जिसे सोडियम ओलिएट बोलते हैं, जितने भी नहाने के साबुन आते हैं सब सोडियम ओलिएट होता है, पानी में पाइसीकरण कर बनाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त साबुन तेल में पानी युक्त पाइस बनाता है। पाइसीकरण द्रव के सूक्ष्म बिंदु के बीच निश्चित दूरी को बनाए रखता है, जिससे वो एक दूसरे में मिलाकर द्रव की सतह के रूप में पृथक न हो सके। केरोसिन में जल का पाइस को बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, काजल जो यूज किया जाता है, इसको ओविली ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। सामान्य पाइसीकरण के रूप में साबुन, अपमार्जक, जितने डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे, प्रोटीन, गम आदि का प्रयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक का पाइसीकरण गुण के कारण इसका उपयोग कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी किया जाता है। साबुन अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है और एक आयनिक गुण की समूह होता है, जिसमें सोडियम सीरिएट के रूप में, जिसमें C17H35 CONA 17 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। साबुन अपमार्जक का आयनिक सिरा द्रव्य विलायक जल में घुल जाता है, जिसे जल स्नेही कहते हैं, और शेष अणु अद्रव्य होने के कारण चिकनाई और धूल में घुलनशील है। जल में एक सिरा जल विरोधी होता है। किसी साबुन अपमार्जक को अपमार्जक क्रिया में चिकनाई और धूल के कणों को अपमार्जक क्रिया जल का विरोधी सिरा मिला दिया जाए, लेकिन ये एक दूसरे को सिरा जल स्नेही होने के कारण जल में घुला रहता है। साबुन अपमार्जक की संरचना इस तरह देखने को मिलती है, टेल और हेड होता है इसमें। इस प्रकार की धूल सहित तेल के पाइसीकरण हो जाता है और जल में। इसी तरह कपड़े हमारे जो धुलते हैं ना, कपड़े जो मैले कपड़े होते हैं, वो इस विधि द्वारा पाइसीकरण के द्वारा इसकी गंदगी बाहर निकलती है।
और कपड़े धोने की मशीन भी यही करती है कि वो पाइसीकरण अभिक्रिया होती है, गर्म जल में उबालने पर भी पाइसीकरण होता है। इसकी गंदगी जिस सतह पर चिपकी हुई होती है छोटे छोटे बूंदों के रूप में हटकर जल में फैल जाती है और ये सतह गंदगी के रूप में मुक्त हो जाती है। अपमार्जक या साबुन की गंदगी सतह पर लगी प्रथम अवस्था, इसके बाद दूसरी बिल्कुल इसको हटा देगी, तीसरी और चौथी अवस्था में अपमार्जक क्रिया मानी अलग अलग अपमार्जक की क्रिया डिटर्जेंट्स द्वारा अलग साफ हो जाएगी। विपाइसीकरण, पाइसीकरण तो हो गया तोड़ना हटाना, विपाइसीकरण का मतलब जोड़ना। पाइसीकरण की दो प्रवस्थाओं में विभक्त किया जाए तो विपाइसीकरण कहते हैं। यदि पाइस में विभिन्न ऐसे विद्युत अपघट्य मिलाए जाए कि विद्युत पाइसी कारक को नष्ट कर दे तो पाइस का स्कंदन कर देते हैं, यह क्रिया विपाइसीकरण कहलाती है। दूध और दही को मलाई में मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने जो विधि हमारी वो विपाइसीकरण। इसको सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। अपकेंद्रण द्वारा दूध में क्रीम को पृथक करना भी विपाइसीकरण का उदाहरण है। कुछ तेल कुओं में पेट्रोल को विपाइस के रूप में मिलता है, इसे भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विपाइसीकरण भी किया जाता है। धन्यवाद।